नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, जिसका सिलेबस जो आपके स्क्रीन पे इसकी सेकंड यूनिट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक आता है डिबेट्स ऑन स्टेट वर्सेस मार्केट। नेक्स्ट आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर्स। देन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लानिंग। देन आता है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स। तो बेसिकली इसमें ग्रोथ मॉडल्स गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं वो डिस्कस करना है, एज वेल एज देन फिफ्थ टॉपिक आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देन लास्ट टॉपिक आपका आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज डिबेट्स ऑन स्टेट वर्सेस मार्केट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें स्टेट वर्सेस मार्केट की डिबेट का, तो सबसे पहले अगर देखें तो मीनिंग क्या है डिबेट का। तो डिबेट का मतलब क्या है, फोकसेस ऑन हु शुड गाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द स्टेट और द मार्केट। तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको गाइडिंग प्रिंसिपल कौन होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए या फिर मार्केट का होना चाहिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर होना चाहिए। इट डिस्कसेस द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल वर्सेस प्राइवेट फ्रीडम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को किस लेवल पे कंट्रोल करना चाहिए और किस लेवल पे प्राइवेट फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो बिजनेस ओन करते हैं उनकी फ्रीडम किस लेवल पे होनी चाहिए। देन आता है क्यों इंपॉर्टेंट है डिबेट, बिकॉज द इशू इज सेंट्रल टू पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज इट अफेक्ट्स ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर एंड इक्वालिटी। तो बेसिकली जहां पर बात किसकी हो रही है, ये डिबेट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर हमने ये लिमिटेशन सेट नहीं करी तो उस केस में जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है बाय द गवर्नमेंट वो किस चीज को इफेक्ट कर सकती है, वो ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को एंड वेलफेयर और इक्वालिटी को इफेक्ट कर सकती है। तो अगर पॉलिसी ने ज्यादा फ्रीडम दे दी मार्केट को यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, तो वहां पर इस तरीके का इफेक्ट हो सकते हैं कि जहां पर ग्रोथ तो हो सकती है पर इन इक्वालिटी भी सबसीड कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद एवरी नेशन डिसाइड्स इट्स इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन दिस डिबेट। ठीक है, तो हर नेशन का अपना इकोनॉमिक मॉडल इस डिबेट के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो जनरली अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स की बात करूं तो स्टेट का मतलब हम समझ ही चुके हैं, स्टेट मतलब वो जो गवर्नमेंट का बॉडी है। ठीक है, तो स्टेट मींस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहां पर क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेट करना है तो वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स को कंट्रोल कर रही हैं या फिर रेगुलेट कर रही हैं। देन इंक्लूड सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि स्टेट में जो भी चीजें हैं वो सेंट्रल लेवल पे है एज वेल एज स्टेट लेवल पे है और लोकल लेवल पे भी आती है, मतलब स्टेट के अंदर। देन उसके बाद फंक्शंस अगर देखें स्टेट का क्या है, तो सबसे पहले टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो ऑब्वियसली जो स्टेट है वो टेक्निकल टर्म्स पे अगर देखें तो स्टेट का मेन जो चीज है वो टैक्सेशन को डिसाइड करता है, एज वेल एज पब्लिक पे कितना कैसे क्या खर्च करना है, बजट डिसाइड करता है। ठीक है, देन वेलफेयर स्कीम्स, तो जो स्टेट है वो डिसाइड करता है वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स पे कितना पैसा लगाना है। देन रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है ना पर्टिकुलर एरिया उसको रेगुलेट करता है, एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द इंटरप्राइज, तो इंटरप्राइजेस जो हो रही हैं उसमें किस तरीके से पब्लिकली बेनिफिट कराया जा सकता है उस चीज को मेंटेन करता है। देन रोल अगर देखें तो क्या है, द स्टेट एक्ट्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सिंस जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक जिम्मेदारी जो है दी है स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को, कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट बचा के चलना है, यानी कि कहूं तो फंडामेंटल राइट्स को बचा के चलना है, तो उसके लिए स्टेट का इंटरफेरेंस जरूरी है, प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, देन इट ऑफन इंटरवेंस वेयर प्राइवेट एक्टर फेल्स टू प्रोवाइड फेयर आउटकम्स। ठीक है, तो जब जब प्राइवेट एक्टर्स जो है जिन जिन पे रिलाई किया स्टेट ने, जब वो फेल होंगे आप आउटकम प्रोवाइड करने के लिए, तब उस केस में जो रिलायबेंस आएगा वो किस पे आएगा, वो स्टेट पे आएगा। ठीक है, देन अब समझते हैं व्हाट इज द मार्केट। मार्केट क्या होता है, मार्केट बेसिकली क्या है, अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स मेक डिसीजंस फ्रीली। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट का मतलब मार्केट ही समझो कि जहां पर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से चीजें खरीदता है और एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने प्राइस पे चीजों को बेचता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है मार्केट में, मतलब क्या है, मार्केट वैसे अगर टेक्निकल टर्म में देखें कि मार्केट वैसे अगर देखा जाए इन इकोनॉमी तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है थ्रू पॉलिसीज, पर यहां पर जो मार्केट टर्म हो रही है वो आइडियलिस्टिक स्टेट की बात कर रहा है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है और प्राइसेस का डिटरमिनेशन कैसे हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद मेन फीचर्स अगर देखें तो मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन होता है, फ्री प्रॉफिट मोटिव होता है, एज वेल एज कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है एंड प्राइवेट ओनरशिप होती है, सिंस स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो मार्केट्स इंकरेज एफिशिएंसी एंड इनोवेशन बिकॉज बिजनेसेस कॉम्पीट टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली जो मार्केट है वो कंपटीशन को प्रोवोक करती है, मतलब कंपटीशन को बढ़ाती है और उससे फायदा क्या होता है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस आता है और जो मार्केट में लोग बैठे हैं अपनी दुकान लेके उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, देन
अब देखते हैं कि स्टेट के फेवर में कौन से आर्गुमेंट्स हैं, समझ लेते हैं। एसेंशियल्स अगर देखें, करेक्ट मार्केट फेलियर, तो अगर मार्केट फेल करेगी तब भी स्टेट के पास ये पावर है कि वो उसको करेक्ट कर सकता है। देन प्रोवाइड पब्लिक गुड्स लाइक रोड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो ये सारी चीजें जो है स्टेट के अंदर आ जानी चाहिए। देन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो बिकॉज फंडामेंटल राइट भी इक्वालिटी का है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर, तो वो चीज भी स्टेट मेंटेन करता है। देन प्रोटेक्ट वर्कर एंड कंज्यूमर, ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स एज वेल एज वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है इन केस द मार्केट फेल्स, ठीक है। देन उसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, सपोर्टर्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन बिलीव मार्केट अलोन कैन नॉट इंश्योर जस्टिस और वेलफेयर, तो सिर्फ मार्केट को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर लोगों का क्या मोटिव होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होगा, तो इसलिए वहां पर जस्टिस और जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट है वो चीज वहां पर नहीं हो सकती। इसलिए गवर्नमेंट एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो वीकर सेक्शन है जो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते उसके इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है थ्रू पॉलिसीज, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। देन उसके बाद आप देखें आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मार्केट्स अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, then encourages competition and then promotes innovation and entrepreneurship, then reduces bureaucratic delays, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर के जो सारे फीचर्स है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होते, ऑफिस में डिले नहीं होता, जल्दी काम होता है, एज वेल एज इनोवेशन होता है, एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप का राइट आता है लोगों के पास, एज वेल एज जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता है, सिंस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अच्छे से रिलाई कर पाएंगे, एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज आल्सो एसेंशियल, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, फ्री मार्केट सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट प्राइवेट एंटरप्राइज रिस्पॉन्ड्स फास्टर टू कंज्यूमर नीड्स एंड क्रिएट्स वेल्थ थ्रू कंपटीशन, ठीक है। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, ऑब्वियसली ये तो थोड़ा डिफरेंस क्लियर ही हो जाता है कि अगर हम किसी प्राइवेट ऑफिस में जाए, प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में, और किसी गवर्नमेंट कंपनी के ऑफिस में जाए और सेम चीजें हमें सर्विसेज चाहिए हो, तो उस केस में जो प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है उनका जो प्रोसेस होता है फास्टर होता है, सिंस उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, और उसकी वजह से क्या है, उनका वेल्थ जो है इंक्रीज होता है, प्लस उनके सर्विसेज को कॉम्पीट करने के लिए जो अदर बॉडीज खुल रही हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो भी उस लेवल की सर्विस देंगे, तभी तो जो है वो प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद देखें अगर क्रिटिसिज्म क्या है स्टेट कंट्रोल का, तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, तो जो ऑफिस होल्डर्स है वो एफिशिएंट नहीं है वर्किंग में, करप्शन एंड रेड टेपिज्म, दैट इज करप्शन बहुत ज्यादा है, देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा हर लेवल पे, देन लैक ऑफ इनोवेशन है, इनोवेशन का कोई नहीं सोचता क्योंकि फिक्स सैलरी सबको आती रहती है, ठीक है। देन उसके बाद व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल टू मच इकोनॉमिक डिसीजंस मे बिकम स्लो एंड वेस्टफुल, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा मार्केट पे, मतलब स्टेट के इंटरवेंशन पे, या फिर बोलूं तो पब्लिक से प्राइवेट एंटिटीज में भी गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो स्लो हो जाएंगे, सिंस वहां पे फास्ट कोई काम होता ही नहीं है, एज वेल एज वेस्टफुल होगा, कि स्लो होगा। एक कहावत कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, तो वही यहां पर है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद मार्केट सिस्टम के क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, सबसे पहला इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी, सिंस जो वीकर सेक्शन है वो वहां पर टिक नहीं पाएगा, ठीक है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर होगा क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होगा, देन मोनोपोली फॉर्मेशन होगा, सिंस जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी, देन निग्लेक्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, वहां पर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो आता है एक्सप्लेनेशन, अनरेगुलेटेड मार्केट्स कैन फेवर द रिच एंड पावरफुल, ठीक है। तो जो रिच और पावरफुल है वो तो रिच और पावरफुल होता जाएगा, पर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो बेचारा टिक नहीं पाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जहां पर स्टेट भी है एज वेल एज मार्केट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड स्टेट और मार्केट दोनों का रोल है। एग्जांपल देखें, प्राइवेट बिजनेस ऑपरेट फ्रीली, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेट की सेक्टर्स एंड वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है कुछ की सेक्टर्स को रेगुलेट करती है, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मेसी है, तो उन सब चीजों को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, एज वेल एज जहां पर एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है इन द प्राइवेट सेक्टर्स, तो वहां पर लेबर लॉस बना के गवर्नमेंट जो है उस चीज को प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट्स को, प्लस जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो ऑपरेट होते हैं फ्रीली, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्लेरी है, उसको अगर पानी का प्राइस फिक्स करना है तो वो अपना फ्री है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद रेलेवेंस अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला मॉडर्न इश्यूज अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैंडेमिक मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज रेगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। तो रिसेंट इवेंट में हैव शोन दैट मार्केट अलोन आर नॉट इनफ, गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड इन रेगुलेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इस चीज के लिए मार्केट अकेले प्रॉफिटेबल है ये माना जाता है, पर मार्केट अकेले उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता, जैसे कोई भी इस टाइप की सिचुएशन आती है जहां पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह चीजें आ जाती हैं, जहां पर ग्लोबल इंडस्ट्रीज अगर किसी भी एक देश में बहुत ज्यादा आ जाएंगी तो उस केस में जो उसके लोकल प्रोडक्शन होंगे वो खतरे में आएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। देन
देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द डिबेट ऑफ स्टेट वर्सेस मार्केट। ठीक है, देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी से सिमिलर है, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो बेसिकली एक इकोनॉमी के अंदर दो ही सेक्टर्स होते हैं, पहला होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। मतलब एक इकोनॉमी को बैलेंस बना के चलने के लिए और ग्रो करने के लिए दो सेक्टर्स के अंदर ही जो है चीजों को इनोवेट किया जाता है। ठीक है, देन बोथ कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोनों ही चीजें क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती हैं, इक्वालिटी को बढ़ाती हैं, एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट को करती है और प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, द कंपैरिजन हेल्प्स understand how government owned and privately owned enterprises function differently and support economic growth। तो कहीं ना कहीं इसकी डिबेट उस तरीके की होगी, या फिर इसके अंदर का जो कंटेंट है मेनली उस तरीके का ही होगा कि जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहां पर कुछ चीजें हैं जो कुछ ड्रॉबैक्स है, करप्शन वगैरह, और जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहां पर ड्रॉबैक्स क्या है, अनइक्वालिटी वगैरह। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं उस तरीके से होगा, देख लेते हैं। अब अगर पब्लिक सेक्टर की मीनिंग देखें तो क्या है, रेफर्स टू इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक का नाम ही क्लियर है कि भाई जो पब्लिक के लिए ओपन हो, तो जो चीजें क्या क्या इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको बोला गया है क्या, पब्लिक सेक्टर। इट मे बी कंट्रोल बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी अथॉरिटी से कंट्रोल कर रही है, बस गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, या फिर लोकल अथॉरिटी हो। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो रेलवे, पब्लिक बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, पर ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर मेनली वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, बैलेंस डेवलपमेंट एंड प्रोविजंस फॉर एसेंशियल सर्विसेज रेदर देन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां पर चीजें, एक चीज तो मान के चलनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट बनाई जाती है या जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसका मेन रोल क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बैलेंस डेवलपमेंट होती है, एज वेल एज एसेंशियल सर्विस के लिए चीजों को डिस्काउंट पे, सब्सिडी पे दिया जाता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट को ये लोग टारगेट नहीं करते, बस बैलेंस्ड डेवलपमेंट को ये टारगेट करते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का अगर मीनिंग देखें तो ये तो क्लियर ही है, प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या है, बिजनेसेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो क्लियर ही है, मेनली किस चीज का फोकस है, प्रॉफिट और ग्रोथ पे फोकस है। एग्जांपल देखिए, प्राइवेट बैंक, आईटी कंपनी, फैक्ट्रीज, रिटेल बिजनेसेस एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये प्राइवेट कंपनीज के एग्जांपल हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देन प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन इनोवेशन, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है, पर यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम बहुत है, इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें पब्लिक सेक्टर का क्या है, तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही पब्लिक सेक्टर के भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्वियसली पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्जेक्टिव है, देन रीजनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, एज वेल एज कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ये भी ऑब्जेक्टिव है, एंड अफोर्डेबल एसेंशियल सर्विसेज, जो एसेंशियल मतलब लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो अफोर्डेबल रेट पर है, ये भी इनके ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये चीज तो क्लियर ही है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर क्या देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हर प्राइवेट सेक्टर का एक ऑब्जेक्टिव है। देन बिजनेस को एक्सपेंड करना, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा। देन एफिशिएंट वर्किंग होना, क्योंकि एफिशिएंट वर्किंग होगी तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। देन इनोवेशन इन द फील्ड, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एक बार अगर आपकी दुकान से कोई व्यक्ति लौट गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एडवांटेजेस अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज, तो जो पब्लिक सेक्टर है वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जिम्मेदार है, एज वेल एज रिड्यूसेस रीजनल इनइक्वालिटीज, तो जो इनइक्वालिटीज इन द मार्केट है उसको रिड्यूस करता है, सिंस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, और इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अबाइड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, पर पब्लिक सेक्टर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है। देन प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज सपोर्ट वीकर सेक्शन। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट को बचा के चलता है, मतलब देश को मद्देनजर इसके सारे काम होते हैं, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको इग्नोर ना करके उसको भी साथ में लेके चलता है क्या, पब्लिक सेक्टर। देन इसके अगर एडवांटेजेस देखें प्राइवेट सेक्टर के, सबसे पहला क्या आता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन क्विक होता है, सिंस इनका अगर डिसीजन डिले हुआ तो वहां पे प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। देन बेटर एफिशिएंसी है इनके अंदर, सिंस इनका जो काम है वो स्किल बेस्ड काम है और स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये इसमें ज्यादा है क्योंकि इनके पास पैसा है, प्रॉफिट है, चीजों को इस तरीके से वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास एक एम है, एक गोल है कि प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। देन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि यहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो इसलिए प्राइसिंग भी उसके हिसाब से होती है, एज वेल एज प्रोडक्टिविटी इनकी हाइयर है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं।
अब देखें तो लिमिटेशंस क्या हैं दोनों सेक्टर्स की। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशंस अगर देखी जाए तो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो दिक्कत करते हैं सबसे ज्यादा। देन उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होता है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो होता है, सिंस जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग स्लो ही रहता है, बिकॉज उनके पास तो सैलरी आनी है। एंड देन फाइनेंशियल लॉसेस भी उसको कभी कभार फेस करने पड़ते हैं, इसका एग्जांपल बीएसएनएल। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो क्या आता है प्राइवेट सेक्टर का अगर देखें तो क्या आता है प्रॉफिट ओवर वेलफेयर। तो इनका वेलफेयर जाए भाड़ में, पर प्रॉफिट होना इनका जरूरी है। मतलब इनका जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है या प्राइवेट इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस लेके बैठा है उसका वेलफेयर होना जरूरी है, लोगों का वेलफेयर हो या ना हो डजंट मैटर। देन इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, बिकॉज यहाँ पे वेजेस का पेमेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। एज वेल एज मोनोपोली का रिस्क हो जाता है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल सकती है। एज वेल एज लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पर कि काम ज्यादा पैसा कम। ठीक है, देन अब आओ ये मेन फैक्टर है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जहां पर दोनों चीजें मिल के काम करें। हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। मीनिंग देखिए कॉर्पोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स है जैसे हाईवे वगैरह को बनाना, तो सारे प्रोजेक्ट्स पे दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, स्मॉल सिटी डेवलपमेंट। तो ये जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की खूबियां हैं जैसे स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एक्सेट्रा, वो इसके साथ क्लब हो जाएगी, और गवर्नमेंट का बैकअप एज वेल एज पॉलिसी फैक्टर्स जो है प्राइवेट कंपनी को अपलिफ्ट करके वो चीज जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा ये कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी खत्म हो गया। तो जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स थे दैट इज द डिबेट ऑफ स्टेट वर्सेस मार्केट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। देन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू यूज नेशनल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो प्लानिंग बेसिकली किसी भी चीज की हो, जैसे आपकी पढ़ाई की हो या फिर आपके फ्यूचर की करियर की प्लानिंग हो, तो कहने का मतलब क्या है कि वो प्लानिंग क्यों होती है, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, एज वेल एज जो नेशनल रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, इट एम्स एट अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसीज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज लेवल पे पॉलिसीज बनाने से, मतलब एक चैनलाइज्ड पॉलिसीज बनाने से क्या चीज हो सकती है, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑफ अ नेशन, ऑफ अ इकोनॉमी, वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लानिंग हेल्प्स नेशंस सेट प्रायोरिटीज, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंश्योर बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, तो प्रायोरिटीज सेट करने में भाई आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है उसमें करंट सिचुएशन में प्रायोरिटी किस सेक्टर को देनी है, ये चीज सेट होती है प्लानिंग से। एज वेल एज पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करना, एंड बैलेंस ग्रोथ, ताकि हर सेक्टर में ग्रोथ हो सके, इस चीज को इंश्योर करना। तो इससे प्लानिंग करने से ये फायदे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं मीनिंग ऑफ द प्लानिंग दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग मींस डेलिबरेट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट। यहां पर प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर की नहीं है बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर की है, और किस चीज को डायरेक्शन देती है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी उसको डायरेक्शन देना प्लानिंग का काम है। ठीक है, देन इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग गोल्स एंड मेथड्स फॉर डेवलपमेंट विद इन फिक्स पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर किस गोल पे आप पहुंचना चाहते हो और किस तरीके से डेवलपमेंट को आप करोगे, इस चीज को डिफाइन करती है क्या, प्लानिंग। देन मेन आइडिया देखें अगर तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो प्लानिंग इंश्योर्स देयर प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज। तो सबसे पहली बात आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली टर्म याद रखनी है, और रिसोर्सेज किसी भी देश के पास हो लिमिटेड ही होते हैं, तो उन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, देन देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग गाइड्स प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नेशन नीड्स। ठीक है, तो जो नेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, प्रोडक्शन प्रोग्राम्स को डिफाइन करता है प्लानिंग। देन आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। सबसे पहला फीचर क्या आता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो डिटरमाइन हो जाते हैं। देन टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स हो जाती है, टाइम फ्रेम फिक्स हो जाता है। देन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि आपको हर फील्ड में डेवलपमेंट करना है, कोई भी सेक्टर को इग्नोर नहीं करना। देन गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिजल्ट दिखाने होते हैं, एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनती हैं बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द नेशन। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस। तो बेसिकली ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। पर हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी आप ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है कि हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ हैपेंस विद द प्लानिंग,
पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है, सेल्फ रिलायंस कैसे होता है, सोशल जस्टिस कैसे होता है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल राइट से भी रिलेट कर दोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सिंस यू आर लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट लेवल पे यूटिलाइज किए जा सके विदाउट वेस्टेज, जितना कम हो सके उतना अच्छा। प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जितना कम वेस्टेज हो उतना अच्छा। एंड प्रमोट्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों को रिटर्न्स अच्छे दे। ठीक है, देन यूज लेबर कैपिटल एंड लैंड एफिशिएंटली, तो जो लैंड है, जो लेबर है, जो कैपिटल्स है वो एफिशिएंट वे से यूज करो ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। देन आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, इसको देखते क्या है, रिड्यूसेस रीजनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो जो हमारे देश में इनइक्वालिटीज भरी हुई है उसको कम करने की कोशिश करती है प्लानिंग, क्योंकि हर सेक्टर को अपलिफ्ट करने की कोशिश है। देन डेवलप बैकवर्ड एरियाज, तो जो बैकवर्ड एरियाज है जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा स्कोप है उन जगहों पे इन्वेस्ट करेगा तभी तो एफिशिएंट यूज होगा। देन encourages रूरल एंड अर्बन ग्रोथ टुगेदर, तो दोनों ही चीजों को इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। प्लानिंग इंश्योर्स दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑल रीजन्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली इन एडवांस सिटीज और एरिया। ठीक है, तो प्लानिंग से क्या फायदा हुआ कि हर एक रीजन में जो है डेवलपमेंट का स्कोप पहुंचेगा, और ये जो अभी तक लिमिटेड कंसंट्रेशन था कि भाई जो सिटीज हैं या फिर जो पर्टिकुलर एरियाज हैं यानी कि अर्बन एरियाज वहां पर डेवलपमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले इंप्रूव्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बिकॉज जहां पर एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होगी तो उस एरिया की एजुकेशन और हेल्थ केयर भी इंप्रूव होगा क्योंकि वहां पर लोग इन्वेस्ट करेंगे। देन रिड्यूसेस पॉवर्टी ऑब्वियसली। देन सपोर्ट वीकर सेक्शंस, क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि अनडेवलप्ड एरिया है वहां पर डेवलपमेंट हो सकती है, तो वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा तो वीकर सेक्शन को भी अपलिफ्टमेंट मिलेगा। देन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो ऑब्वियसली हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं इस चीज के लिए ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल सके। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, तो जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, बिकॉज जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पर आपको चीजें इजी अवेलेबल है एज वेल एज चीप प्राइस पे अवेलेबल हो जाती है। देन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। एंड प्रिवेंट्स इकोनॉमिक इंबैलेंस, तो जो इकोनॉमिक इंबैलेंस है कि मतलब जो रिच क्लास है वो रिच होती जा रही है और जो पुअर क्लास है वो पुअर होती जा रही है, उसको रिड्यूस करती है उस इंबैलेंस को। एंड इनकरेजेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है इनकरेज होती है बाय द इकोनॉमिक प्लानिंग। देन अगर इंडिया के टर्म की बात करें तो प्लानिंग स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1951, तो इंडिपेंडेंस हुई 1947 में और प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, इन 1951 में, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग वहां से स्टार्ट होती है। 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर डेवलपमेंट, लेटर रिप्लेस बाय नीति आयोग इन 2015। ठीक है, तो पहले क्या था, 5 ईयर प्लान्स थे कि भाई 5 साल का प्लान लाओ, इकोनॉमिक प्लान कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या गोल है और क्या एम है आपको अचीव करना है 5 साल के अंदर। पर 2015 में नीति आयोग का सेटअप हुआ जिसमें इनका काम हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग करने का, और 2015 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो नीति आयोग की वजह से हुआ। ठीक है, देन आगे चलते हैं। प्लानिंग प्लेड अ मेजर रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली जो जो चीजें इंडिया की प्राइम हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पॉवर्टी रिडक्शन जो भी हुआ है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो डेवलप हुआ है, उसकी वजह से उसका मेन कारण क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, देन उसके बाद दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहां पर हमारा ये थर्ड टॉपिक भी ओवर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये आते हैं हमारे डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स, और ये मॉडल्स हमें इसमें कवर करने हैं। हारो-डोमर मॉडल, देन सोलो ग्रोथ मॉडल, देन रेगनार नर्स मॉडल, देन एल्बर्ट हेशमैन मॉडल, देन जोसेफ स्कम्टर मॉडल, देन वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंट मॉडल्स है ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमें डिस्कशन करने हैं और समझना है। देन हारो-डोमर मॉडल को डिस्कस करते हैं, दैट इज, तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये 2 इकोनॉमिस्ट द्वारा डेवलप किया हुआ मॉडल है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ ऑफ अ नेशन है या फिर ऑफ अ इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है, पर्टिकुलर इकोनॉमी की सेविंग्स कितनी है एज वेल एज उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर हम इसको हाउस होल्ड में भी ले लें तब भी एक हाउस होल्ड की ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी कि वो हाउस होल्ड कितना सेव कर पा रहा है और कितना इन्वेस्ट कर पा रहा है। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट हायर सेविंग्स क्रिएट मोर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जब सेविंग्स हायर होगी तभी तो उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपकी सेविंग्स ही नहीं होगी तो इन्वेस्ट क्या करोगे। ठीक है, देन विच इंक्रीज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट होने से नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे और नए नए प्रोजेक्ट होने की वजह से जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी एज वेल एज जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, देन इस मॉडल के मेन एजम्पशंस क्या है, सबसे पहला कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, देन फिक्स्ड सेविंग रेट है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट डिजायर्ड है एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स डिमांड एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इसके एजम्पशंस है कि जो कैपिटल और आउटपुट रेशियो है, मतलब जो कैपिटल ऑफ द
कंपनी है और वो जो प्रोडक्शन करके आउटपुट दे रही है वो रेशियो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। देन फिक्स्ड सेविंग रेट है कि जो इंसान, जो व्यक्ति, जो कंपनी, जो इकोनॉमी है वो फिक्स्ड रेट पे सेव कर रही है। एज वेल एज फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसके डिजायर है, मतलब उसकी चाहत है। एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स डिमांड एंड कैपेसिटी। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है लोगों की, या फिर बोलूं तो प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के साथ उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। देन द मॉडल एज्यूम्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट ग्रोथ, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट की वजह से जो आउटपुट ग्रोथ है वो बढ़ती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो इन्होंने ग्रोथ का फॉर्मूला दिया है, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू सेविंग रेट डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे। देन आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, बिकॉज वहां पर डेवलपमेंट की स्कोप ज्यादा है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट का स्कोप ज्यादा होता है। इनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन को इंकरेज करता है। एंड बेसिस ऑफ अर्ली प्लानिंग मॉडल, तो ये बेसिकली जो अर्ली प्लानिंग मॉडल्स है, मतलब जहां पर अभी प्लानिंग की शुरुआत हुई है, तो उस केस पे उन मॉडल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या आता है, इग्नोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिकॉज ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर रिलाई कर रहा है। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, बिकॉज जो ये एजम्पशंस मान के चल रहा है कैपिटल रेशियो वगैरह का, तो वो अनरियलिस्टिक है, वो हर बार पॉसिबल नहीं हो सकते। देन नो रोल ऑफ लेबर क्वालिटी, तो लेबर क्वालिटी पर इसने एम्फसाइज नहीं किया कि जो लेबर है उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो आउटपुट ग्रोथ होगा, तो उस चीज पे उसने ध्यान नहीं दिया। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस फर्स्ट व्यू। देन आगे चलते हैं। अभी आता है सोलो ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो फाउंडर कौन थे, रॉबर्ट सोलो। देन मीनिंग क्या था, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, वो किस चीज पे निर्भर करती है, कैपिटल, लेबर एज वेल एज टेक्नोलॉजी इन दैट इकोनॉमी, ठीक है। तो लॉन्ग रन ग्रोथ मेनली कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ऑब्वियसली ये बात सत्य भी है कि जो लॉन्ग रन में ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही लॉन्ग रन ग्रोथ कराता है ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। देन मेन फीचर्स अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, मतलब जो कैपिटल लगाया जा रहा है उस पे रिटर्न्स डिमिनिश हो रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मैटर्स, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी मैटर कर रही है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। देन टेक्नोलॉजी रेजेस द प्रोडक्टिविटी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो एक्सप्लेन्स डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो पाई, तो क्यों डेवलप्ड हो पाई, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कैसे हो पाई, पहले अंडर डेवलप्ड फिर डेवलपिंग फिर डेवलप्ड कैसे हो पाई, वो उसके पीछे का रीजन बताता है। देन फोकस ऑन इनोवेशन, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे फोकस करता है ताकि टेक्नोलॉजिकल बेटरमेंट हो सके, और टेक्नोलॉजिकल बेटरमेंट होने के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, ठीक है। देन बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी, तो ये बेसिकली बेसिस है किसका, जो मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी आजकल की डेट में यूज हो रही है, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल फैक्टर एंड इग्नोर्स इंस्टीट्यूशंस, तो इसने जो है मेन जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसने इंस्टीट्यूशंस का रोल को इग्नोर कर दिया, जो प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसको, एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स हैं उसको, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। दिस मॉडल इज आल्सो ओवर। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज रग्नार नर्स मॉडल, ठीक है। अब इसमें देखें तो ही वाज द फाउंडर, एंड मीनिंग देखें तो बैलेंस ग्रोथ थ्रू साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियस वे से होती है वो है रीजन बैलेंस ग्रोथ का अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पुअर कंट्रीज नीड इन्वेस्टमेंट इन मैनी सेक्टर्स टुगेदर, ठीक है। तो जो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस चीज का मतलब यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किसी एक सेक्टर में ना करके कई सारे सेक्टर्स में एक साथ करो जिनमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो सारे सेक्टर्स को एक साथ ग्रो करेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या विशियस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी बताया, दैट इज साइकिल जो इन्होंने बताई क्या था, लो इनकम, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली साइकिल है कि अगर किसी एक पर्सन की लो इनकम है तो वो क्या करेगा, वो लो इन्वेस्टमेंट कर, लो सेविंग्स होगी उसकी, क्योंकि उसकी इनकम ही लो है, और लो सेविंग्स होने की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, लो होगी, और इन्वेस्टमेंट लो होने की वजह से क्या होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होने की वजह से क्या होगी, लो इनकम होगी। तो दिस इज अ साइकिल, और इस साइकिल से बाहर आना जरूरी है, ठीक है। देन फिर इस मॉडल में आती है क्या, बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, मतलब इन्वेस्ट इन मैनी इंडस्ट्रीज टुगेदर। तो यहां पर किस चीज की जरूरत है, एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ताकि एक साथ ये साइकिल टूट सके। देन इंपॉर्टेंस अगर देखें तो यूज क्या है, प्रोमोट्स डिमांड क्रिएशन एंड इनकरेजेस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्योंकि अगर एक साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी होगा, और जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा तो डिमांड क्रिएशन भी बढ़ेगा ऑफ द लेबर एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन
क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्सेज, बिकॉज आपको अगर मल्टीपल सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्ट करना है तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होने चाहिए, एंड दैट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर नेशंस। जो गरीब नेशन है वो कहां से लाएंगे इतना पैसा कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए वो जो साइकिल हमने डिस्कस करी थी लो सेविंग्स लो इनकम वाली, वो क्या है, वो साइकिल में ही लोग फंसे रह जाते हैं, और वही कारण है कि वो अंडर डेवलप्ड नेशंस का एक बिग फैक्टर है कि वो डेवलप नहीं हो पा रहे। Then this is the conclusion of this model. अब चलते हैं to the next model, that is Albert Hirschman model। ठीक है, इसको देखते हैं। तो he was the founder and meaning देखें अगर, unbalanced growth through selective investment। ठीक है, तो अगर selective investment हो, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड अगर बढ़ रहा है तो गोल्ड की ही फील्ड में लोग अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो वहां पर क्या होगा कि गोल्ड तो और बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, गोल्ड फील्ड क्या होगी, अनबैलेंस ग्रोथ हो जाएगी उसमें। तो इसलिए सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ना करके आपको हर जगह पे हर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट अगर देखें तो फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, प्लांट इंबैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली तो फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड लिंकेज को अगर समझे, फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी ने क्या करा, अपना आउटपुट प्रोड्यूस करा। आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, वो जो स्टील कंपनी का आउटपुट था वो बहुत सारी कंपनी के लिए क्या था, रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उस आउटपुट को बहुत सारी कंपनी एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, और रॉ मटेरियल यूज करने की वजह से क्या है, ये फॉरवर्ड चीजें कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि स्टील की कंपनी है, इसने रॉ आउटपुट प्रोड्यूस करा, ये आउटपुट किसके लिए क्या हुआ, इनके लिए रॉ मटेरियल हुआ, और फिर इसने आउटपुट प्रोड्यूस करा। तो दिस इज फॉरवर्ड ग्रोथ। अब अगर देखें बैकवर्ड लिंकेज क्या है, बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि स्टील कंपनी ने फॉर एग्जांपल आउटपुट प्रोड्यूस करा, और यहां पर ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी। अब क्या करा, इसने इस आउटपुट के बेसिस पे प्रोडक्शन स्टार्ट करी, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसने क्या करा, प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्टील की डिमांड को और ज्यादा क्रिएट करेगा। तो दैट इज बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, तो ये चीज है, ये समझने वाली, इसको आप एग्जाम में इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। देन आगे चलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस अगर समझे क्या है, सुटेबल फॉर पुअर कंट्रीज, सिंस पुअर कंट्रीज में बहुत सारी चीजों पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज रिकॉर्ड होती है, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या आता है, में क्रिएट इनइक्वालिटीज, बिकॉज कुछ ही इंडस्ट्रीज जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कर पाती हैं, एंड रिस्क ऑफ बॉटलनेक्स। तो बेसिकली बॉटलनेक्स का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है पर यहां पर कंजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा थी, पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतना रिसोर्स नहीं था, उतना रॉ मटेरियल नहीं था। ठीक है, तो ये चीज है बॉटलनेक्स। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है कि फॉरवर्ड ग्रोथ और बैकवर्ड ग्रोथ के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन आता है आपका स्कम्पटर मॉडल। तो इसको समझते हैं। तो ही वाज द डेवलपर। देन मीनिंग देखें, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर ग्रोथ आपको चाहिए तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज दैट ट्रांसफॉर्म इकोनॉमीज। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की डेट में जिस तरीके से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे नए नए आइडियाज लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो इकोनॉमीज हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, देन तो मेन आइडियाज इनके क्या होंगे, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन इन द सेंस कि पुरानी चीजों को डिस्ट्रक्ट करके नई चीजें क्रिएटिवली बना रहे हो, तो इसमें इनोवेशन जरूरी है, नए प्रोडक्ट के लॉन्चिंग एंड न्यू मार्केट्स का एस्टेब्लिशमेंट बाय द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस अगर देखें तो यूज क्या है, एक्सप्लेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। तो क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड न्यू डिमांड, एंड देन encourages startups and enterprise। ठीक है, तो जो स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज हैं उनको इंकरेजमेंट मिलता है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या आता है, ओवर एम्फेसिस ऑन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स के कुछ आइडियाज तो बहुत अच्छे होते हैं पर कुछ बेकार होते हैं, तो ये एक वीकनेस है कि उस पे जो एंटरप्रेन्योर्स के हर आइडिया पे ओवर एम्फेसिस है एंड इग्नोर्स वेलफेयर कंसर्न्स। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रोडक्टिविटी और मॉडल की तो बात कर रहे हो, न्यू मार्केट बनाने की बात कर रहे हो, पर वेलफेयर कंसर्न को इग्नोर कर रहे हो कि वेलफेयर ऑफ द एवरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है आपका रोस्टो मॉडल, दैट इज ही वाज द फाउंडर। देन मीनिंग देखें, कंट्रीज पास थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका ये मीनिंग है, इस मॉडल का मेन चीज क्या है कि एक कंट्री जो है वो कई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू पास होती है। उसका एक्सप्लेनेशन देखें, ग्रोथ इज सीन एज स्टेप बाय स्टेप हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट का कोई प्रोसेस है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको स्टडी किया जा सकता है। देन तो इन्होंने क्या बताई, 5 स्टेजेस बताई। जैसे पहली स्टेज क्या थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। जैसे इंडिया की अगर हम स्टडी करें तो इंडिया वाज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी बिफोर। देन प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हुई जिसकी वजह से टेक ऑफ करना जरूरी हुआ, मतलब उन चीजों से बाहर निकलना जरूरी हुआ।
फिर टेक ऑफ हुआ एंड ड्राइव टू मैच्योरिटी हुआ एंड देन हाई मास कंजम्पशन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेजेस है ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से चीजों को डेवलप किया जाता है। एग्जांपल देखें, कंट्रीज मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। ठीक है, तो जो कंट्रीज पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करती थी, आज के डेट में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चाहे कर भी रहे हो पर उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इन स्टेजेस के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब क्या है? इकोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया की भी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो यही है। देन लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी? कम थी। लिमिटेड ट्रेड एंड स्लो सोशल चेंज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का ट्रेड भी लिमिटेड था और ट्रेड लिमिटेड था, इसलिए सोशल चेंज स्लो था। देन प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ को डिस्कस करें। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन वाला एरा आया और उसमें क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन हुआ और जिसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो लोगों के पास सेविंग्स बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट उनके बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद आया टेक ऑफ वाली स्टेज। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और फिर इन्वेस्टमेंट राइजेस सिग्निफिकेंटली। फिर इन्वेस्टमेंट क्या हुई? धीरे धीरे राइज हुई और इन्वेस्टमेंट राइज होने के बाद क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेंड्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। तो इससे क्या हुआ? जो इन्वेस्टमेंट हुई उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हो गया, बहुत बढ़ गया और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होने लगी। ठीक है, देन उसके बाद आओ ड्राइव टू मैच्योरिटी। दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स टू ऑल सेक्टर्स। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारे सेक्टर्स में स्प्रेड हो जाती है। एज वेल एज इकोनॉमी बिकम्स डाइवर्सिफाइड, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मतलब हर सेक्टर में जाने लगती है इकोनॉमी, मतलब पैसा। एंड इनकम लेवल्स राइज एंड इंडस्ट्रीज बिकम एफिशिएंट। ठीक है, तो इस मैच्योरिटी वाले पीरियड में क्या हुआ? जो इंडस्ट्रीज है वो मैच्योर हो गई, वो एफिशिएंट हो गई और जो इनकम लेवल थी हर जनता की, हर इंडिविजुअल की, वो बढ़ गई। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज आती है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। दैट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव्ड। ठीक है, तो यहां पर लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने लगे एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सोसाइटी। देन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की ग्रोथ हो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा उनको ऑप्शंस मिले। एंड ग्रेटर फोकस ऑन वेलफेयर, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, तो इस पे इनका ग्रेटर फोकस हुआ ताकि ये चीज बनी रहे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद यूजेस अगर देखें तो इजी फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट किस तरीके से हुई उसको अंडरस्टैंड करना इजी है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, देन एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चरल चेंज, तो जो स्ट्रक्चर्स पे चेंज हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, किस स्टेजेस में हो रहे हैं, वो समझाया। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो वेस्टर्न बेस्ड मॉडल है ये एंड नॉट सेम पाथ फॉर ऑल कंट्रीज, तो हर किसी का एक रास्ता नहीं है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल एज वेल, तो ये भी टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं। अब आता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो बेसिकली हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट को अगर देखें तो क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग करना जरूरी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बन जाता है क्या? बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि कहूं तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, इट सपोर्ट्स प्रोडक्शन, ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों को प्रमोट करता है? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और पब्लिक सेक्टर जो है वो इंप्रूव करेगा और पब्लिक वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है, देन मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा जो कि क्या करे? जो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी के लिए जो जो चीजें एसेंशियल है, जो जो सर्विसेज एसेंशियल है, उनको फैसिलिटेट करे, उनको आसान कर दे। फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, दैट इज गंगा एक्सप्रेसवे, तो वो चीज आसान करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगी। ठीक है, देन एग्जांपल्स अगर देखें, रोड एंड हाईवे, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो अगर ये अच्छे होंगे तो इससे क्या होगा? जो वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर, वो अच्छा होगा। देन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आता है क्या? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्ट आता है, पावर सप्लाई, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब जो इकोनॉमी से रिलेट करता है। उसके बाद आता है क्या? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये होता है, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको समझते हैं। सबसे पहला, रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो अगर रोड अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। ठीक है, और उससे क्या होगा? प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। देन इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी सिंस उनको रॉ मटेरियल मंगाना इजी हो जाएगा। एंड प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होगा? जब उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, उस कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो जब इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो वो लोग और ज्यादा करेंगे ताकि उनकी प्रोडक्शन और बढ़े। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके से बढ़ता है। देन
अब आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट में, इस पे बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज हो जाती हैं, इंप्रूव्ड एजुकेशन एक्सेस, सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एजुकेशन एक्सेस भी अच्छा होगा और हेल्थ केयर सर्विसेज भी अच्छी होंगी, ठीक है। देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होती है एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हो जाता है ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। देन फिर रूरल रोड्स कनेक्ट विलेजेस टू मार्केट, ठीक है। तो पहले जो लोग परेशान रहते थे कि रूरल एरिया में नहीं रहना चाहते थे बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस केस में क्या है कि जो रोड्स बनी जिससे कनेक्टिविटी हुई विलेजेस की मार्केट से, तो उससे क्या हुआ, वो भी एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हुआ, वहां पर भी लोगों की लिविंग लाइफ अच्छी हुई। देन इरिगेशन इंप्रूव्स एग्रीकल्चर, तो इरिगेशन से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ एंड इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट्स फार्मिंग एंड होम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, आजकल जैसे पहले क्या होता था कि बारिश का इंतजार करना पड़ता था फॉर द क्रॉप्स, पर आज की डेट में इलेक्ट्रिक पंप्स है जिसकी वजह से क्या होता है आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हो। देन इंटरनेट इंप्रूव एक्सेस टू सर्विसेज, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू आप जो है सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हो इजीली। देन उसके बाद मेजर प्रॉब्लम अगर देखें तो क्या है, लैक ऑफ फंड्स, तो फंड्स की बहुत कमी होती है टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है। लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल आपको लॉयर्स बनना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी लैंड एक्विजिशन होता है तो वहां पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे रोड जानी है तो यहाँ पर जिनके प्लॉट्स हैं, जिनके लैंड्स हैं, वो एक्वायर किए जाएंगे तभी तो यहाँ से रोड जा पाएगी। फॉर एग्जांपल 6 लेन हाईवे है, 7 लेन हाईवे है, 8 लेन हाईवे है, तो उस केस में यहाँ पर इन सब चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा। तो एक्विजिशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग अपने लैंड को देना नहीं चाहते, ठीक है। एंड करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, तो और ज्यादा सोने पे सुहागा टाइप का सिस्टम हो जाता है, या फिर कहूं तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला सिस्टम कि भाई पहले ही इतनी दिक्कतें हैं और करप्शन भी आ गया। देन डिलेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट में ड्यू टू सम केसेस एंड सम लिटिगेशन एज वेल एज सम ऑब्जेक्शन बाय द लैंड होल्डर्स। देन अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट होता है बिकॉज कहीं पे तो लैंड एक्विजिशन हो पाता है और कहीं पे नहीं हो पाता, तो इसलिए चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो नीति आयोग प्लानिंग सपोर्ट है एंड स्मार्ट सिटीज मिशन है, भारत माला रोड प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया एंड मेट्रो रेल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ इंडिया दैट टॉक्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो दैट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल इज पॉसिबल, ठीक है। देन इसमें देखिए इंडिया हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन रोड्स, रेलवेज, डिजिटल नेटवर्क्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज रोड्स, रेलवेज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो अनडेवलप्ड या फिर कुछ पिछड़ा वर्ग भी रह गया वो भी कनेक्ट हो पाए इन जगहों से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आप चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली नाम से क्लियर है, इज एन इकोनॉमिक थ्योरी टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो एक कंट्री में फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए है, तो उस 10 लाख के अंदर आप उस कंट्री में जिसमें आप अर्न कर रहे हो उसमें कितनी परचेजिंग रख सकते हो, कितनी परचेजिंग पावर है, और उसी सेम 10 लाख रुपीस में अगर आप दूसरी कंट्री में जाकर परचेज करना चाहो तो आप कितनी आइटम्स को परचेज कर सकते हो, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। इट शोज हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज इन वन कंट्री एज कंपेयर टू अनदर कंट्री इन द सेम अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट सेम रहती है, यहां पर एक्सचेंज रेट का बहुत ज्यादा मैटर करता है। पीपीपी दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, हेल्प्स मेजर द रियल परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंस्टेड रिलाइंग ओनली ऑन द एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो रियल परचेजिंग पावर पे ये एम्फसाइज करता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब मीनिंग देखें, इट मींस दैट आइडेंटिकल गुड्स शुड कॉस्ट सेम इन डिफरेंट कंट्रीज व्हेन प्राइसेस आर कन्वर्टेड टू अ कॉमन करेंसी, ठीक है। तो अगर कॉमन करेंसी में प्राइस को कन्वर्ट कर दिया जाए तो फॉर एग्जांपल गुड डे बिस्किट का यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम प्राइस का वहां पर भी दूसरी कंट्री पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। की आइडिया देखें, एक्सचेंज रेट शुड एडजस्ट सो दैट द सेम बास्केट ऑफ गुड्स हैज इक्वल वैल्यू एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर आपने मान लो 5 पैकेट गुड डे के यहां खरीदे तो इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाले कंट्री में जाने के बाद भी आप वो 5 पैकेट को उसी रेट पे बेच पाओ या फिर उसी रेट पे खरीद पाओ, ठीक है। देन मेन प्रिंसिपल अगर देखें, सेम प्रोडक्ट शुड हैव सेम प्राइस इंटरनेशनली आफ्टर करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्ट होती रहे पर प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल अगर देखें, इफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹100 इन इंडिया एंड $2 इन यूनाइटेड स्टेट्स, देन पीपीपी एक्सचेंज रेट वुड बी ₹50 पर $1, ठीक है। तो याद रखना। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें, पीपीपी कंपेयर्स द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज थ्रू प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल को अगर हम डिस्कशन करें कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मान लो एक गुड डे बिस्किट क्या है, गुड डे बिस्किट जो है वो 100 रुपए का है, ठीक है। और वही एक गुड डे बिस्किट जो है वो कहां पर, यूनाइटेड स्टेट में कितने का है, $2 का। तो अगर हम ये मान के चले कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में प्रोडक्ट का प्राइस सेम ही होगा,
तो हम ये मान लेंगे $1 का कीमत कितनी हुई, 50 रुपए हुई। ठीक है, ये हम मान लेंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइसेस सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे 100 रुपए में खरीद रहे हैं, वहां पे $2 में खरीद रहे हैं, तो उस रेशियो से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ पीपीपी देखें अगर, तो सेम बास्केट फॉर गुड्स शुड कॉस्ट सेम इन एवरी कंट्री आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, तो डॉलर और रुपीज हो सकता है पर अमाउंट सेम होनी चाहिए। रिलेटिव पीपीपी देखें, एक्सचेंज रेट चेंज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस अगर देखें क्या है पीपीपी का, तो कंपेयर्स लिविंग स्टैंडर्ड, तो लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है, क्योंकि अगर एक जगह पे वो प्रोडक्ट चीप है और दूसरी जगह पे वो प्रोडक्ट महंगा है, तो उस केस में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंस करेगा। देन मेजर्स रियल इनकम लेवल्स, ठीक है, जो रियल इनकम लेवल्स है विदाउट द एक्सचेंज रेट उसको मेजर करता है। कंपेयर जीडीपी अक्रॉस कंट्रीज, तो जीडीपी को कंपेयर करता है, एज वेल एज यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि एक मेजर प्लेयर है फॉर द इकोनॉमी, उनको बहुत यूजफुल है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एडवांटेजेस अगर देखें तो क्या है, बेटर कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमीज, तो इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए एक तरीका है, रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो इससे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग रिफ्लेक्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में 100 रुपए में एक प्रोडक्ट आता है, तो यूएस में वो $2 में आ रहा है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में कितनी देर लगती है 100 रुपए कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 आवर लगता है और यूएस में मान लो 2 मिनट्स लगते हैं, तो इससे क्या पता लगता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी पड़ रही है एक पर्सन को फॉर दैट पर्पस। ठीक है, देन रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो जो एक्सचेंज रेट है उसको डिस्टॉर्ट नहीं होने देता, एंड यूजफुल फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक है, तो डेवलपमेंट स्टडीज के लिए ये यूजफुल एक फॉर्मूला है। देन लिमिटेशंस देखें तो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है, सिंस प्राइस सेम भी हो पर क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, देन डिफरेंट कंजम्पशन हैबिट होती है, कि मान लो कि कहीं पे किसी की कंजम्पशन, किसी पर्टिकुलर गुड या फिर प्रोडक्ट की कंजम्पशन ज्यादा है, तो वहां पे प्राइस ज्यादा होगा या फिर उसकी क्वालिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगी जहां पर एज कंपेयर टू कम है। जैसे फॉर एग्जांपल किया गाड़ी की बात करें, तो किया का जो स्टील का वर्जन यूज होता है इन इंडिया और किया गाड़ी का जो स्टील का वर्जन यूज होता है इन अदर नेशंस, तो उसमें फर्क है क्वालिटी में। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैक्सेस, ये भी जो है चीजों को सस्ता और महंगा कर सकता है। देन सर्विसेज आर हार्ड टू कंपेयर, सर्विसेज को कैसे कंपेयर करोगे, चलो प्रोडक्ट को तो आप कर भी लो पर सर्विसेज को कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये भी खत्म हो गया, यूनिट नंबर 2 ऑफ द इकोनॉमिक्स ये ओवर हो गया। सेमेस्टर नंबर 4 के इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 इज ओवर। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।